हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। मैं हूं श्यामता श्रीवास और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो या दो से अधिक रेखाक्षरों को मिलान करना या व्यंजनों को मिलाना। तो दोस्तों, आशुलिपि हिंदी में रेखाक्षरों को मिलान करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं। उन नियमों को हम देखेंगे। तो वे नियम इस तरह से हैं। पहला नियम ये कहता है, कुल यहाँ पे 11 नियम दिए हुए हैं, तो इन 11 नियमों को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे पहला नियम ये है कि यदि हम दो रेखाक्षरों को या दो वर्णाक्षरों को मिला रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लिखते समय हमारा हाथ कॉपी के ऊपर ना उठे। कलम मतलब जो पेन हम लोग जिस पेंसिल या पेन से लिख रहे हैं, वो पेंसिल एक वर्णाक्षर को लिखने के बाद, एक रेखाक्षर को लिखने के बाद उठे ना। दूसरा एक रेखाक्षर जब अंत हो तो दूसरा रेखाक्षर बिना हाथ उठाए लिखना है। यही हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है? कलम कागज से न उठे, पहले व्यंजन के अंत से दूसरे का आरंभ हो। अर्थात हम लिखते समय पेन हमारे कॉपी से, ये कॉपी का रेखा है, पेन हमारा कॉपी से ना उठे। जैसे कि प और ल, पल, र और म, इस तरह से कॉपी से कलम ना उठे। ये पल हो गया और ये र म, इस तरह से। ये तो यहां तक आने के बाद ये प, और यहां आने के बाद हाथ ना उठे और ये ऊपर चला जाए। उसी तरह ये र ऊपर से नीचे लिखे, फिर ये म, हाथ नहीं उठाना है। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? यदि वर्णाक्षर को, दो वर्णाक्षरों को मिलाते समय पहला रेखाक्षर अधोगामी या ऊर्ध्वगामी, पहला रेखाक्षर अधोगामी या ऊर्ध्वगामी हो तो वह रेखाक्षर कॉपी की रेखा पर लिखा जाएगा। कहने का मतलब, यदि रेखाक्षर अधोगामी या ऊर्ध्वगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने वाली या नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाक्षर होगी तो वो कॉपी की रेखा पर लिखी जाएगी। इसके लिए भी उदाहरण पल, ये पल और रम को ही ले सकते हैं। किंतु यहां पे ये अधोगामी ऊपर से नीचे की ओर और ये भी ऊपर से नीचे की ओर है। यहां पे नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली, जैसे कि ये र और त, ह और ल, ये भी कॉपी की रेखा पर लिखी जाएगी। दूसरा वर्णाक्षर क्या कहता है? दूसरा रेखाक्षर कहीं भी आ सकता है। मतलब कहने, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? पहला नियम तो ये हो गया कि कॉपी से हाथ नहीं उठाना है और एक रेखाक्षर खत्म होने के बाद दूसरा रेखाक्षर बिना हाथ उठाए लिखना है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि रेखाक्षर को मिलाते समय पहला रेखाक्षर अधोगामी या ऊर्ध्वगामी आए, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाक्षर आए तो वो कॉपी की रेखा पर लिखी जाएगी। कॉपी की रेखा पर लिखी जाएगी। उसके बाद दूसरे रेखाक्षर का विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा रेखाक्षर कहीं भी आ सकता है इस तरह से। जैसे कि यहां पे ये ऊपर से नीचे प और च, ये नीचे भी आ सकता है, प और त, इस तरह से। ठीक है। अब है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है?
अग्रगामी के बाद अधोगामी आने पर अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखा जाता है। अग्रगामी मतलब क वर्ग, म, न और अंगा। क वर्ग मतलब क ख ग घ। तो क ख ग घ म न और अंगा के बाद यदि नीचे की ओर आने वाली रेखाक्षर आए तो क वर्ग, म, न और अंगा अर्थात अग्रगामी रेखा को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि क और प, कप, म और च, मच, इस तरह से न और च, या ख और प, इस तरह से लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है? अग्रगामी के बाद यदि अधोगामी आए तो अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखा जाता है। दूसरा रेखाक्षर कहीं भी आ जा सकता है, वो तो जाहिर सी बात है। यदि हम अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो दूसरा जो अधोगामी रहेगा वो लाइन पे आएगा, लेकिन हमको वो विचार नहीं करना है। हमको ये याद रखना है कि अग्रगामी के बाद यदि अधोगामी आए या आगे जाने वाली रेखा के बाद यदि ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आए तो आगे जाने वाली रेखा को लाइन के ऊपर लिखा जाता है, लाइन में नहीं लिखा जाता। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि यदि जस्ट उसका मतलब उल्टा, जैसे कि यदि क वर्ग, म, न और अंगा, क वर्ग, म, न और अंगा अग्रगामी है तो इन अग्रगामी रेखाओं के बाद ऊपर की ओर जाने वाली रेखा, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखा आए तो अग्रगामी रेखा को लाइन पर लिखा जाता है, ये लाइन पर। जैसे कि ऊर्ध्वगामी रेखा है, जैसे कि म और र, तो म और ऊपर जाने वाली र, मर, म और ल, मल, इस तरह से। ठीक है, ये लाइन पर। जैसे कि कल, तो ये लाइन है हमारा, तो ये कल, ये दिख नहीं रहा है, कॉपी में दिखेगा आपको। ठीक है, या ख, र, इस तरह से। तो हमारा चौथा नियम क्या कहता है? अग्रगामी के बाद यदि ऊर्ध्वगामी आए तो अग्रगामी को लाइन पर लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा नियम क्या कहता है? यदि अग्रगामी के बाद अग्रगामी आए तो दोनों लाइन पर ही लिखा जाएगा। जैसे कि क और घ, कघ, या म, न, मन, ये आए तो क, घ, कघ, मन, तो म और न, इस तरह से। मन, मम, ये मम। ठीक है, हाथ नहीं उठाना है। ठीक, ये हो गए 5 नियम। एक पहला नियम, हाथ नहीं उठाना है और पहला रेखाक्षर खत्म होते ही दूसरा रेखाक्षर लिखना स्टार्ट करना है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर लिखने वाली रेखा मतलब पहला रेखाक्षर हो या पहली बार आए पहला रेखाक्षर हो तो वो लाइन पर लिखा जाता है। दूसरा रेखाक्षर कहीं भी हो उस पर विचार नहीं किया जाता। तीसरा नियम यह कहता है कि अग्रगामी के बाद अधोगामी आए तो अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। चौथा नियम यह कहता है कि अग्रगामी के बाद उधोगामी आए या ऊर्ध्वगामी आए तो उसको लाइन पर लिखा जाएगा।
और पांचवा नियम ये कहता है कि अग्रगामी के बाद अग्रगामी आए, या आगे जाने वाली रेखाक्षर के बाद आगे जाने वाली ही रेखाक्षर आए तो उसको लाइन पर लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो छठवां नियम देखते हैं। छठवां नियम क्या कहता है? छठवां नियम यह कहता है कि यदि दो अग्रगामी रेखा के बाद, यदि दो अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी रेखा आए तो भी नियम क्या कहलाएगा? इसी तरह से जैसे कि एक अग्रगामी के बाद अधोगामी आता था तो अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखते थे, उसी प्रकार दो अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी आए तो भी क्या लिखेंगे? अग्रगामी रेखा को लाइन के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि ये लाइन हुआ तो म न और प, म न प, तो म न और प, इस तरह से मनप, क न प, तो क न और प, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा छठवां नियम। सातवां नियम क्या कहता है हमारा? पहले अक्षर का स्थान निर्धारण के बाद दूसरा कहीं पर भी आय विचार नहीं किया जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता है। यहाँ पे कोई भी रेखाक्षर के बाद, जैसे कि क ऊपर लिखे उसके बाद दूसरा रेखाक्षर आया, वो कहीं भी जाए, अधोगामी आएगा तो अधोगामी को तो नीचे ही करेंगे, ऊर्ध्वगामी जाएगा तो ये वाला नियम आ जाएगा, तो क नीचे से ऊपर कर, इस तरह से। तो दूसरे रेखाक्षर का विचार नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम क्या कहता है देखते हैं। वक्र अक्षर के बाद वक्र आए तो, अब वक्र रेखाक्षर कौन से हैं? तो वो है त वर्ग है, स है, म है, न है, अंगा है, ये सारे वक्र रेखाक्षर हैं। अब वक्र रेखाक्षर जैसे कि त के बाद त आए, त के बाद त आए तो कैसे लिखेंगे? तो त और त, इस तरफ का त लिख रहे हैं तो इस तरफ का त लिखेंगे, तो ये तत्, तत्, ऐसा तत्। स के लिए श, या इस तरह का लिखेंगे तो श, ऐसा। मां के लिए मां, ना के लिए ना, अंगा का तो प्रयोग नहीं होता। अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि तर के लिए तो त और र ये लाइन में रहेगा। ठीक है, ये त का प्रयोग बाद में सीखेंगे, त वर्ग का प्रयोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, दूसरे नियम है इसके। तो ये वक्र अक्षर के बाद वक्र आए तो जिस समूह का रेखाक्षर आ रहा है उसी समूह का रेखाक्षर लिखा जाएगा। और सरल के बाद सरल आए तो प, इस तरह से ये लाइन है, ये लाइन तो पप। सॉरी ये चच, तो पच पर इस तरह से लिखेंगे। अब च वर्ग र ऊपर एवं ड़ ऊपर में अंतर, कोण का विचार नहीं किया जाता। यह है 10वां नियम। च वर्ग को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, आप सभी को पता है। च वर्ग को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है और र को नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, र ऊपर। तो बाद में
जब हम स्पीड से लिखेंगे, गति से लिखेंगे आशुलिपि, तब ये ध्यान नहीं देंगे कि इसके कोण को ध्यान नहीं देंगे। ये कोण ये र इतना बनाता है, च इतना बनाता है, ये ध्यान नहीं देंगे, बल्कि ये ध्यान देंगे कि च को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं और र को नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अब है लास्ट हमारा नियम है श, ल और र ऊपर। तो स और ल को किस तरह से लिखते हैं? स को ये स और र, स और र इस तरह से लिखेंगे। स के साथ यदि र का प्रयोग करेंगे तो हमेशा दायां समूह का स प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये आउटलाइन अच्छा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। हमें दायां समूह के स का प्रयोग करना है, किसके साथ? र के साथ। जबकि ल के साथ बायां समूह का श प्रयोग होगा, जैसे कि श और ल या श और ल, इस तरह से। तो स ये स का बायां समूह कौन सा है? स का बायां समूह ये है, सॉरी ये है, और दायां समूह ये है। ठीक है। तो र के साथ, र ऊपर नीचे दोनों के साथ ये वाले स का प्रयोग करेंगे, जैसे कि स और र, स और र इस तरह से। और ल के लिए बायां वाला स का प्रयोग करेंगे, जैसे कि स और ल, स और ल इस तरह से। ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्णाक्षरों को मिलान करने के नियम। और आशुलिपि तो आपके प्रैक्टिस पे आधारित है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आशुलिपि लिखने आएगा और आप आशुलिपि में पारंगत हो जाएंगे। तो ये जो नियम है, उन नियमों को एक बार अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि आपको लिखने में या आउटलाइन बनाने में बहुत अच्छे से आसानी हो। मैं एक बार और आप लोगों को इसको आसान शब्दों में बता देता हूँ। हमारा पहला नियम ये है कि लिखते समय कलम, हमारा पेन कागज से ना उठे और पहला रेखाक्षर जहाँ पे अंत हो वहीं पे दूसरा रेखाक्षर भी आरंभ हो। दूसरा नियम यह है कि यदि पहला रेखाक्षर अधोगामी या ऊर्ध्वगामी आए तो वह रेखा पर लिखा जाएगा और दूसरा रेखाक्षर कहीं भी हो सकता है, उस पर विचार नहीं करेंगे। तीसरा नियम यह है, यदि अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी आए तो अग्रगामी रेखा को लाइन के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद चौथा है, अग्रगामी के बाद यदि ऊर्ध्वगामी आए ऊपर की ओर तो अग्रगामी रेखा को लाइन पर लिखेंगे। और पांचवा है, अग्रगामी के बाद अग्रगामी आए तो दोनों को लाइन पर ही लिखेंगे। छठवां नियम क्या कहता है, यदि दो अग्रगामी रेखा है, पहला अग्रगामी फिर दूसरा अग्रगामी फिर तीसरे बार में अधोगामी आता है, तो दोनों अग्रगामी रेखा लाइन के ऊपर हो जाएंगे और अधोगामी रेखा पर विचार नहीं किया जाएगा, वो तो कहीं भी आ जाएगा, नीचे ही आएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद है सातवां वही जो अभी मैं बताया, पहले रेखाक्षर का स्थान निर्धारण करने के बाद दूसरा रेखाक्षर कहीं भी आए, स्थान का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं करेंगे। वक्र रेखाक्षरों, अब आठवां नियम आ गया, वक्र रेखाक्षरों को लिखते समय
जिस समूह को लिख रहे हैं उसी समूह से मिलान करेंगे। दायां समूह से है तो दायां समूह से, बायां समूह से है तो बायां समूह से मिलान करेंगे। सरल रेखाक्षरों को मिलान करने के लिए सीधा सीधा लाइन पर लिखेंगे, जैसे कि प और ब, प और भ, इस तरह से, या र इस तरह से ऊपर जाएगा। लाइन से स्टार्ट होके दूसरा रेखाक्षर कहीं भी जाए, विचार नहीं करना है। हमारा 10वां नियम ये कहता है कि च वर्ग में कोण का विचार नहीं करेंगे, जैसे कि च र, ये ऊपर से नीचे आया और ये नीचे से ऊपर, या च ड़, इस तरह से, ठीक है। तो ये कोण का विचार नहीं करेंगे, ये ऊपर से नीचे आया, ये नीचे से ऊपर, ठीक। और स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स के लिए र का प्रयोग करेंगे इस तरह से, और इस स के लिए ल के लिए इस स का प्रयोग करेंगे, र के लिए इस स का प्रयोग करेंगे इस तरह से। ये सल और ये सर, आप अपने सुविधा अनुसार जिसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वर्णाक्षरों को मिलान करने वाला 10 नियम आपको अच्छी तरह से, 10-11 नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आशुलिपि में पारंगत होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें आपके लिए लाभप्रद होगा। इन 10 नियमों को एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ मतलब रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते समय, प्रैक्टिस करते करते ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि आउटलाइन को कैसे लिखना है। तो इन नियमों को एक बार पढ़ लीजिए, बुक में दिया हुआ है, और बुक में नहीं दिया हुआ है तो इसको आप एक बार ये इसी में से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमसे सुझाव ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।